हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट मेन्यू बार। गाइस, इससे पहले मैं सभी टूल्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है टूल सेक्शन में तो आप जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, मेन्यू बार भी समझा चुकी हूँ डिटेल में। आप वो भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू बार। तो देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दिख रही हूँ और मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपके ये काम आएंगे। अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपको इंसर्ट बारकोड। अब बारकोड आप कहाँ देखा होगा आपने, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो किसी भी प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि हाँ, यहाँ पर बारकोड यूज हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट पे यूज हुआ है, या हम देखते हैं कब कपड़ों पर भी यूज होता है। तो अलग अलग चीज़ों पे इस तरह से बारकोड का यूज होता है। अब वो बारकोड जनरेट किस तरह से होता है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। इंसर्ट बारकोड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको, जैसे कि यहाँ पे फार्मा कोड लिखा हुआ है, MSI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो आप उस हिसाब से यहाँ से कोड जनरेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ कोड 25, यहाँ पर मैंने लिया। अब यहाँ पर हम, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कोड कुछ भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूमरिक डिजिट। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डिजिट लेती हूँ, मतलब कि कोई भी अल्फाबेट ले रही हूँ, तो वहां पर ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, केवल नंबर्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा, इट इज नेसेसरी एडजस्ट द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर। आपको डीपीआई कितनी रखनी है, यहाँ से आप डीपीआई सेट कर सकते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कि 300 से ऊपर ही ऊपर आपको क्या रखनी है, डीपीआई रखनी है। ठीक, अभी हम इसको 300 ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद इंचेस, mm, सेंटीमीटर, आपको किस में काम करना है तो अपन इसको इंचेस लेते हैं। फिर बार विद रिडक्शन, आपको कितना क्या रिडक्शन रखना है तो यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं पिक्सल में। इससे क्या होगा कि जो आप बारकोड बनाएंगे और उसको प्रोडक्ट पे किसी पे भी प्लेस करेंगे तो वहाँ पर क्या उसकी पिक्सल फटेगी नहीं, क्लियर आएगा वो। तो इसके बाद है यहाँ पर स्केल। स्केल आपको क्या रखनी है, कितनी परसेंटेज पे रखनी है, यानी स्केल यानी भी क्या है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट जब आप करेंगे तो वो क्लियर दिखेगा। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंबल विथ, तो बार अपन यहाँ पे एक ही रखते हैं। विद टू नैरो, इसको भी आप जैसा है सेट वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, साइज वगैरह, वेट आप क्या रखना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल इटैलिक, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आपको कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए या फिर देखिए राइट में चाहिए। तो बेसिकली हमने देखा हुआ है कि सेंटर में हमको देखने को मिलता है बार को, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। प्लेस टेक्स्ट अबव, अगर आपको टेक्स्ट अबव ऊपर चाहिए तो यहाँ से आप प्लेस टेक्स्ट कर सकते हो ऊपर की साइड, और नीचे चाहिए तो यहाँ पे अपने आप जैसे ही वहां से डिसलेक्शन कर देंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाए। फिर इसके बाद हम यहाँ से करेंगे फिनिश। तो देखिए ये आपका बारकोड जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट पे बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे इंसर्ट QR कोड एंड वैलिड बारकोड। तो यहाँ से आप वैलिडेट बारकोड और QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है, आपने जो कोरल ड्रॉ है उसका लाइसेंस आपने परचेज किया हुआ है तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये शो होंगे। फिर इसके बाद है क्या, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये सारी चीजें क्या है, अब जैसे कि आपने MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम किया होगा तो वहां पर भी ये चीज हमको देखने को मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं MS ऑफिस के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं उसके जरिए उसमें ही ऑब्जेक्ट एक सेक्शन आता है, वहां पर जाकर किसी और चीज में, जैसे कि मुझे पावर पॉइंट पे काम करना है उसी में, तो वहां पर काम कर सकते हो और वो काम जो है मेरा MS ऑफिस में शो होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वर्ड पैड डॉक्यूमेंट और इसको ओके करती हूँ। तो देखिए मेरा वर्ड पैड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करती हूँ या ड्राइंग बनाती हूँ तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेरे को शो होंगी। जैसे मैंने यहाँ से ये पिक्चर हम ले लेते हैं और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये पिक्चर एंड जो भी डॉक्यूमेंट आप ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसी में इसके बाद हमको देखने को मिलेगा सिंबल्स। सिंबल्स अब क्या है, अब जैसे कि आप कई सारी चीजें बनाते होंगे, जैसे कि
कॉल आइकन है, एड्रेस का आइकन है, या ये कई सारे तरह के आइकन्स आप बनाते हैं इसमें, जैसे कि व्हाट्सएप का आइकन है, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे कि कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। अब इसको मेरे को सेव करना है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगी, यहाँ पर दिया हुआ है सिंबल, न्यू सिंबल। न्यू सिंबल में जाकर हम यहाँ से कुछ भी इसको नेम दे देते हैं। अभी मैं 152 दे देती हूँ, आप नेम से भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पर ये आ रहा है कि ये एक क्या है, सिंबल है, क्योंकि यहाँ पे पहले जब हमने लिया था, देखिए ये जब मैंने लिया तो यहाँ पे इसका किस तरह से ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, ब्लैक नोट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लू नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एक सिंबल में। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं सिंबल मैनेजर। सिंबल मैनेजर पे आप जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये आपका एक सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप और कैसे क्या कर सकते हैं, एडिट सिंबल, रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले है कि आपका इंसर्ट सिंबल, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एडिट सिंबल एंड डिलीट सिंबल। अब यहाँ पे मैं एडिट सिंबल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पुराना सिंबल लिया हुआ था उसमें एडिट का है, और मुझे इस सिंबल में एडिट करना है तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, एडिट सिंबल। अब यहाँ पे मुझे एडिट करना है तो क्या करूँगी मैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक और ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, क्या लिखा हो रहा है, एडिट सिंबल के बाद यहाँ पे मुझे शो होगा ऑब्जेक्ट में फिनिश एडिटिंग सिंबल, इसको मैंने फिनिश कर दिया। तो ये देखिए ये मेरा जो सिंबल था वो न्यू हो गया है अपने आप, ठीक है। अब अगर इस तरह के सिंबल्स को आपको इंसर्ट करना है किसी भी चीज में तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पे जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर सिलेक्शन करना है एंड उसको क्या करना है, इंसर्ट सिंबल, तो ये आपका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सेम एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है लाइब्रेरी में अपनी तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बना सकते हैं और उनको सेव करके रख सकते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे आप कोरल बंद कर देंगे तो जो सिंबल्स आपने बनाए हुए हैं वो चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पे दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा सिंबल्स, तो ये केवल एक ही बार काम करते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे आपको पावर क्लिप। अच्छा, आप सोचते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिजाइन हम बनाते हैं उसमें पिक्चर या किसी भी तरह की वॉलपेपर को हम इंसर्ट कैसे कर देते हैं, उसके अंदर कैसे इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ और यहाँ से कोई भी मैं एक इमेज ले लेती हूँ, जैसे कि हम ये इमेज ले लेते हैं और इसको हम ये हमने इमेज ली। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर क्लिप इनसाइड, इस पे हमको क्लिक करना है। अब हमसे प्लेस पूछ रहा है कि हमें किस जगह पे इसको प्लेस करना है, तो ये हमने सिलेक्शन किया तो ये देखिए ये इसके अंदर जो है इंसर्ट हो गया है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अब जैसे एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका इसमें से बाहर निकल कर आ गया है जो भी इमेज है आपकी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे पहले हम अंडू कर देते हैं, ये हमने अंडू कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एडिट पावर क्लिप। जैसे आप एडिट पावर क्लिप पे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेज है उसको रीसाइज कर सकते हैं, जैसे भी आपको जिस भी जगह पे प्लेस करनी है, जिस साइज में प्लेस करना है उस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये किया तो यहाँ पर इस तरह से ये प्लेस हो गया। फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है आपको लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप, और इस पे क्या हुआ है, इस पे सिलेक्शन दिया हुआ है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, वो जो है इमेज वो उसी जगह पे है और ऑब्जेक्ट मेरा इधर से उधर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आपको इस पे क्लिक देखना है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन है या नहीं है, तो इसको आपको टिक करके रखना। तो ये देखिए अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर, तो ये आप जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो ये बीचों बीच इसके आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी में पावर क्लिप में आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। तो ये देखिए प्रोपोर्शनली ये जो आपका कंटेंट है, जो भी इमेज है वो क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसी में सिलेक्शन करते हैं हम पहले। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिल
फ्रेम प्रोपोर्शनली। यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया तो ये जैसे भी था अपने आप प्लेस हो गया। मान लीजिए अब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। अब मैं यहाँ जाऊंगी, पावर क्लिप, क्या लिखा हुआ है, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। तो ये अपने आप जो है वो क्या है करता है, फिट हो जाता है जिस भी ऑब्जेक्ट में आप इसको प्लेस करते हैं। आप स्ट्रेच, अगर ये जो इमेज है ये अगर स्ट्रेच हो रही होगी, आपको नहीं करनी है स्ट्रेच, तो ये देखिए जब आप इस तरह से वर्क करेंगे तो अगर इमेज स्ट्रेच हो रही होती तो ये क्या हो जाता, अपने आप सेट हो जाता है। जैसे मैंने इसको अलग कर दिया है, मैं यहाँ से करके दिखाती हूँ आपको। सिलेक्शन करिए ऑब्जेक्ट का, फिर यहाँ जाकर ये देखिए अपने आप फिट हो गया। ठीक है, तो आप पावर क्लिप में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में किस तरह से पिक्चर को या किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं तो आपने यहाँ पर देख लिया। अगर आपको टेक्स्ट में इंसर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ लिखकर यहाँ पर मैं इसको बढ़ा लेती हूँ और इसी इमेज को हम यहाँ से ये बाहर निकाल लेते हैं और इसको डिलीट कर। अब इस इमेज को मेरे को यहाँ पे शो करना है या दूसरी कोई इमेज ले लेती हूँ। यहाँ से मान लीजिए ये मेरे को लेना है। अच्छा, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। अब इसको मुझे इंसर्ट करना है इसके, तो मैं यहाँ जाऊंगी ऑब्जेक्ट पर, पावर क्लिप इनसाइड। ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है इसको टेक्स्ट के अंदर। अब मुझे इसको फिट करना है, तो फिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम या फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। यहाँ पे मैंने इस तरह से किया, तो ये देखिए अब आप यहाँ से देखिए ये आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये सेम वही ऑप्शन है, एडिट पावर क्लिप, सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट एंड एक्सट्रैक्ट कंटेंट एंड लॉक कंटेंट। तो यहाँ पे हम इस पे जाते हैं, इसको अगर आपको सही से देखिए अब इस तरह का आपको शो हो रहा है, यानी कि अभी हम अंदर साइड वर्क कर रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट है तो उसमें एक अलग ही टेक्सचर और इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये किस तरह से वर्क करता है चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब ये जो चीजें आपने सभी यहाँ पर देखी हैं, पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज, स्क्यू, ये सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज एंड स्क्यू। तो अब ये किस तरह से काम करती है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब मुझे इसकी सीक्वेंस में जो है बहुत सारे सर्कल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये मैंने सर्कल लिया, इसमें मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर हम जाते हैं। अब यहाँ पर आप स्पेस लिख दीजिए कि आपको कितने स्पेस में जो है ये चीजें ड्रॉ कर। ये हमने 1 बाय 1 लिया। अब यहाँ से आप सिलेक्शन करिए कि आपको किस साइड में चाहिए, किस सीन में चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया, फिर 5 कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको चाहिए यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्शन किया, यहाँ पे 1 बाय 1 का स्पेस दिया, सेंटर किया, 8 कॉपीज, तो ये बीचों बीच हो गए हैं देखिए। ठीक है, अगर आपको बीचों बीच नहीं चाहिए, आपको इस साइड चाहिए या नीचे की साइड चाहिए, तो ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। आपको बार बार कंट्रोल डी प्रेस करने की जरूरत नहीं है डुप्लीकेट करने के लिए, सिंपल सिंगल क्लिक में यहाँ पे आपका काम हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको रोटेट के लिए दिया हुआ है। अब रोटेट कैसे काम करता है, यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं इस तरह से, इसको हम अनफिल कर देते हैं और यहाँ से हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज ले लेते हैं और सेंटर सिलेक्शन करते हैं। आप जो भी सिलेक्शन करना चाहे आप कर सकते हैं। अब कॉपीज आपको कितनी चाहिए, हम 10 कॉपीज कर लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसको अप्लाई। तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये सेंटर में ही जो है अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए, यहाँ से हम 5 बाय 5 करते हैं, तो ये देखिए ये इस तरह से आपका वर्क करता है।
तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 10, ठीक है। रोटेशन के लिए ये हमने नहीं किया था, यहाँ पे हम इसको 10 करते हैं, यहाँ हम इसको 5 कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसको सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, आपको जितनी कॉपीज चाहिए यहाँ पे सिलेक्शन करिए, फिलिंग हम यहाँ की इस पे हटा देते हैं एंड अप्लाई। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर आपको और कॉपीज चाहिए तो और अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे आप इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सिंगल क्लिक में आप इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्केल एंड मिरर। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 50x50 ही रहने देते हैं, और देखिए कि किस तरह से वर्क करेगा। हमने इसको सेंटर किया और सेंटर में हमें इसकी 3 कॉपीज चाहिए, तो ये देखिए इसकी 3 कॉपीज जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वर्क कर रहा है। मान लीजिए मुझे ज़्यादा कॉपीज चाहिए, 55 कॉपीज चाहिए, तो ये देखिए ये 55 कॉपीज स्पेस के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अगर यहाँ पे 20 हम करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप जितना स्पेस लेंगी तो उस हिसाब से ये वर्क करेगा। फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, साइज। अब साइज आपको कैसे लेना है, कैसे आप करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको हम 1x1 कर देते हैं, ठीक है। सेंटर 5 कॉपीज, तो ये देखिए ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये काम करता है, सेम, ठीक। फिर इसके बाद आपको यहाँ क्या दिया है, स्क्यू। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, तो इसके लिए हम कुछ और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ा डिफरेंट लगे। ये हमने इसकी फिलिंग हटा दी है। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, अच्छा पहले सेंटर में करके देखते हैं, ठीक। इसको हम 1 1 और देखिए अप्लाई, ये देखिए ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे साइड में चाहिए, तो ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। आप जैसे यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये अलग परफॉर्म करेगा, ये देखिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से वर्क करती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपीज और कितना वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, स्क्यू। ये किस तरह से वर्क करेगा, इसको हम 2x3 रहने देते हैं और सेंटर करते हैं, 5 कॉपीज। फिर देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहा है जैसे ये रोटेट वर्क करता था। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है, वहाँ पे हमको एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में हम कोई भी डिजिट फिल कर रहे थे वो ठीक से प्रॉपर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको रोटेशन के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पे हमें केवल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस फिल करना है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो इन्हीं चीज़ों से आप अलग अलग बहुत सारी अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में ही हमको और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे हम इसमें सिलेक्शन करेंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने जैसे लिया तो यहाँ पे आपके पास हमने एक सर्कल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब ये किस तरह से काम करता है अलाइनमेंट, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, अब मान लीजिए मैंने इन दोनों को सिलेक्शन किया। अब ये जो बीच वाला रेक्टेंगल है मुझे ये किस साइड में चाहिए, अलाइन लेफ्ट, फिर क्या दिया हुआ है अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, टॉप, सेंटर, टॉप के ही जो सेंटर में है वो अलाइन। तो ये चीजें इस तरह से यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है।
यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ से आपको कहाँ चाहिए, टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए, यहाँ से आप वो सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक, ये इस तरह। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, ये आपको क्या है, जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके भी बता रहा है कि यहाँ से आपका किस तरह से सही बैठे। अगर मैंने इसको यहाँ प्लेस किया हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है आपको कि आपको कौन सी चीज किस जगह पे प्लेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस तरह से आपको बताएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अभी हम इसको सेंटर में कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पेज एज, पेज की एज पे ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिव ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव ऑब्जेक्ट हमारा ये है। फिर यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, पेज सेंटर, ये पेज के सेंटर में, पेज की एज पे। फिर ये क्या दिया हुआ है, ग्रिड। अब ग्रिड हमने अभी ली नहीं है तो यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट, तो ये सेंटर पॉइंट पे शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने एक स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट नहीं लिया हुआ है, इस वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट का यूज सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने ये सभी सर्कल इनको ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मुझे इनको प्रॉपर सेंटर करना है, तो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। पहले ये प्रॉपर अलाइन नहीं थे, जैसे मैं इसको पहले अनडू करती हूँ। अब ये देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। अब मैं अगर इनको करती हूँ अलाइन लेफ्ट, तो ये देखिए ये जो है ये प्रॉपर अलाइनमेंट में अपने आ गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें ये वर्क करती है। सेंटर आप इनको कर देंगे, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं। इनमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, बस जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहे हैं कि साइज सही है या नहीं। ठीक है, इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको और क्या दिया हुआ है, ऑर्डर। अब ये किस तरह से वर्क करता है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब हम समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। इनमें सभी में कलर फिल कर लेते हैं। ये देखिए अब ये किस तरह से वर्क करता है, ऑब्जेक्ट पर हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद ऑर्डर। अभी सिलेक्शन में बता रहा है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे भी हम ऑर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। इसको सिलेक्शन करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे हम ऑर्डर। ऑर्डर पे क्या बता रहा है हमको, टू बैक ऑफ पेज, टू बैक ऑफ लेयर, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। अब बैक, अभी हमको टू बैक ऑफ ही क्यों बता रहा है, फ्रंट ऑफ पेज या फ्रंट ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है ये ऑलरेडी क्या है, टॉप पर है, फ्रंट पर है, इस वजह से हमें ये बैक पर बता रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल, तो ये देखिए ये सबके जो है बैक में चला गया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर आना चाहती हूँ तो ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, तो ये बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। अच्छा, मुझे इसको केवल एक बार ही ऊपर लाना है तो क्या करना होगा, टू फ्रंट ऑफ लेयर, तो ये केवल लेयर के ऊपर आया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर लेंगे तो उसके ऊपर नहीं है। फिर यहाँ पर हम जाएंगे बैक वन, तो ये केवल इसके पीछे गया। अब मुझे इसके भी पीछे जाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर बैक वन, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता जा रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड, आपको किसके पीछे करना है या इन फ्रंट ऑफ किसके ऊपर करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आप जैसे सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर तुरंत ये आ जाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए बिहाइंड, अब किसके पीछे करना है, अब मान लीजिए मुझे इसके पीछे करना है तो ये इसके पीछे आया, इसके पीछे, इसके बिहाइंड पे नहीं आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग पिक्चर्स को या टेक्स्ट को बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ किस तरह से कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती है। अच्छा, राइट क्लिक करने पर भी ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ऑर्डर है आपका, ऑब्जेक्ट स्टाइल है, तो आप यहाँ पर जाकर भी ये चीजें कर सकते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंबाइन, ब्रेक अपार्ट। अच्छा अभी ये हाईलाइट नहीं होने, तो ये कैसे हाईलाइट होंगे? अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डिजाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा हम यहीं से जाकर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये डिजाइन ड्रॉ की। अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा सबसे पहले देखिए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे हमको सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्शन करना है। तो देखिए कंबाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और कंबाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब जैसे ही आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये देखिए ये जो है पूरा ग्रुप हो चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप जब इसमें कलर फिल करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको ये शो होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बैक जाते हैं कंबाइन से हटकर, देखिए अभी यहाँ कंबाइन करने के लिए बोला है, यानी कि ये चीजें सिलेक्शन नहीं है, अभी कंबाइन हमने नहीं किया हुआ है। अब जब आप इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से कंबाइन होने के बाद आपको शो होता है। अच्छा अब आपको यहाँ पे इसको अलग करना है, ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ब्रेक कर्व अपार्ट। यहाँ से ये देखिए ये आपका वापस से पहले जैसा हो गया जैसा था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, ग्रुप। ग्रुप करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्शन करना है। ग्रुप का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर भी शो होगा, ग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, और सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप आप कर देंगे तो ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। अब इसको आपको अनग्रुप करना है तो यहाँ से भी आप अनग्रुप कर सकते हो, यही सेम ऑब्जेक्ट चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है अनग्रुप हो गए, ठीक है। एक से ज्यादा हूँ तो आप वहाँ पे अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है या कुछ भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे कि टेक्स्ट भी है, उसमें कोई अलाइनमेंट्स भी है, पिक्चर्स भी है, तो आप वहाँ पे अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट जो है अनग्रुप हो जाएंगे। फिर इसके बाद लॉक। अब ये किस तरह से वर्क करता है, मान लीजिए मैंने इसको सिंगल इसको, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्शन करती हूँ और इसमें कलर फिल करती हूँ, देखिए सभी में कलर फिल हो गया, लेकिन इस वाले में जो है कलर फिल नहीं हुआ है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाकर कर देती हूँ अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, तो देखिए अब ये जो है अनलॉक हो चुका है, ये मूव भी हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ तो कलर फिलिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लॉक अनलॉक वर्क करता है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शेप। ये किस तरह से वर्क करता है चलिए देखते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वेल ट्रिम्स, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, ये सारी जो चीजें हैं, ये यहाँ पर हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इनमें हम कुछ कलर फिल कर लेते हैं। इसको ये अंडरलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए ये चीजें जो हमने यहाँ पर देखी, शेपिंग में वेल ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, देखिए ये आपको यहाँ पर भी ये शो हो रही है, ठीक है। वेल ट्रिम, ये सारी चीजें कंबाइन में हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर साथ ही साथ हमको ग्रुप अनग्रुप करने के लिए भी दिया हुआ है और अलाइनमेंट्स भी हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से ही हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब सबसे पहले वेल्ड। वेल्ड मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट थे दो, वो सेपरेट हो चुके हैं, मतलब एक हो चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको अंडू कर देती हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रिम। अब जैसे ही आप ट्रिम करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो जो एक ऑब्जेक्ट था वो आपका ट्रिम हो चुका है, आधा हो चुका है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि नहीं मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम नहीं करना है। तो ये सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
आप जो ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्शन करेंगे जिस ऑब्जेक्ट का, वो ट्रिम नहीं होगा, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इसको ट्रिम करना है, मैं पहले इसको सिलेक्शन करूंगी, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को, देन ट्रिम। ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट ट्रिम हो चुका है, ये वाला जैसा था वैसे ही। ठीक है, फिर आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। फिर इसके बाद क्या दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए ये बीचों बीच आपको शो हो रहा है, और आप जैसे उठाकर इसको लेकर आएंगे यहाँ पे आपकी एक लीव बन चुकी है। तो इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने फिर से सिलेक्शन किया, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जब आप कर देते हैं ऑब्जेक्ट का, तो ये देखिए इसमें भी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी इसी तरह से वर्क करता है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रंट माइनस बैक। तो जो फ्रंट वाला था वो क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। फिर यहाँ क्या दिया, बैक माइनस, तो ये यहाँ से बैक वाला माइनस हो चुका है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाउंड्री। अब जैसे आप बाउंड्री पे जाएंगे तो ये देखिए ये जो बाउंड्री थी ये आ चुकी है। तो ठीक है, आप कोई भी अलग अलग डिजाइन बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। ये कब काम आएगा, जैसे कि जब आप कोई वेक्टर आर्ट बना रहे हैं वहां। ठीक, तो इस तरह से हम इन सभी चीजों का यूज करते हैं, शेप्स का यूज करते हैं किसी भी डिजाइन में या किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या क्या है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इसको अनफिल कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब ये जो आउटलाइन थी वो क्या हो चुकी है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए ये सभी जो आउटलाइन है, ये सभी आउटलाइन जो है कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, ऑब्जेक्ट में। अब आप इन आउटलाइन में भी जो है अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, इसमें आप ग्रेडियंट कलर भी फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। फिर इसके बाद केवल आउटलाइन पर ही नहीं, इनको अगर आप चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, यहाँ मैं जाती हूँ, अब देखिए पहले आउटलाइन का आ रहा था, अब क्या आ रहा है, कन्वर्ट टू कर्व भी हाईलाइट हो रहा है। अब जैसे मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया तो ये क्या हो चुका है, कर्व में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, अब पहले हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल लेते हैं और उस पे हम जाके शेप टूल लेते तो ये इस तरह से वर्क कर रहा था। ठीक है, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कर्व में, और जब आप फिर शेप टूल पर जाते हैं तो ये वैसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है। यहाँ से आप इसको कैसे भी कर्व कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताई है, Ctrl+Q। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ज्वाइन कर्व। अगर आपको कर्व वगैरह ज्वाइन करने हैं तो मैंने इन सभी चीजों की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने शेप टूल में सारी चीजें समझाई हुई हैं, वो भी डिटेल में, और वहां जाकर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आउटलाइन फिल, ओवरप्रिंट आउटलाइन। ये सारी चीजें भी मैं अपना व्यू मेन्यू बार में कवर कर चुकी हूँ, वो भी डिटेल में, क्योंकि उसका आधा पार्ट उसमें भी था, इसलिए मैंने वो वहीं पर कवर कर लिया है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर ये आउटलाइन वगैरह सीखते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैंने अपनी आउटलाइन टूल वाले सेक्शन में पूरी डिटेल में समझाई है कि किसी भी टेक्स्ट पर या ऑब्जेक्ट पर आप आउटलाइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर में ये सारी चीजें हम, मतलब क्या आता है इसमें कि आप कितनी चीजें ले चुके हो, कितनी चीजों को आपने कर्व किया है। जैसे कि अभी हमने किस किस ऑब्जेक्ट को कर्व किया है, ये यहाँ पर वो शो हो रहा है, किस लेयर पे वर्क कर रहे हैं हम। तो ये जैसे कि फोटोशॉप में होता है, तो वैसे ही सेम इसमें आपको देखने को मिलता है कि आप कितनी लेयर पे, कितने पेजेस पे काम कर रहे हैं और आप वहां पर आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सा इफेक्ट दिया हुआ है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो था, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।